हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज में। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण का जो फर्स्ट टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन पार्ट वो कंप्लीट हो चुका है। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर उसका आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप समझ सकते हैं कि बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होता है कि वंशानुक्रम क्या होते हैं, वातावरण किस प्रकार से किसी बच्चे को प्रभावित करता है। ठीक है, तो बेसिक जानकारी जो होती है कि वंशानुक्रम किस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है, इन सभी के बारे में जो डिस्कशन फर्स्ट वीडियो में हम लोग कर चुके हैं, उसका जो परिचय है आपको फर्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। आज डिस्कस करने वाले हैं कि वो जो वंशानुक्रम का जो डिफिनेशन पढ़े थे उसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य निकल के आते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट निकल के आते हैं जो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने आधार पर क्या किए, उसको परिभाषित भी किए हैं और उसको अपने थ्योरी के आधार पर उस चीज़ को समझाए हैं। तो उसके बारे में काफ़ी डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं वंशानुक्रम का, तो वंशानुक्रम के अंतर्गत क्या होते हैं कि मुझे सीखे हैं कि अगर मम्मी पापा का जो गुण होती है, उसकी जो विशेषता होता है, क्या होता है उसके बच्चे में देखने को मिलता है। ठीक है, मम्मी पापा हो गए, दादा दादी हो गए, परदादा हो गए, ये सभी का गुण जो होते हैं उसके बच्चे में देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक कहने का सेंस ये हो गया कि ठीक है, वंशानुक्रम की बात की जाती है, मतलब उसके मम्मी पापा हो गए, दादा दादी हो गए, उसके परदादा हो गए, उसके जो गुण उसकी विशेषता जो है बच्चे में देखने को मिलता है। किस आधार पर मिलता है, कितने उसके रेशियो होते हैं, है ना, कि उसके कितने कितने रेशियो में क्या डिवाइड होते हैं, ऐसा कौन कौन से पॉइंट है जो देखने को मिलता है कि किस कारण से किसी मम्मी पापा अगर गोरे हैं तो उसके जो बच्चे हैं सांवले हो जाते हैं, या फिर किसी मम्मी पापा अगर मान ली सांवले हैं तो उसके जो बच्चे हैं गोरे देखने को मिलते हैं, या फिर इस तरह के विभिन्न तरह का जो तथ्य आपको देखने को मिलता है। तो इस सिद्धांत के आधार पर हम समझने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कौन कौन से वंशानुक्रम, कौन कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं जिसके आधार पर हम लोग समझेंगे कि जो अगर ये जो प्रभाव है वो प्रभाव किस प्रकार से बच्चे को देखने को मिलता है। इसमें पहला अगर मनोवैज्ञानिक की बात की जाता है, इसमें कौन है, अगर गल्टन की बात की जाती है तो गल्टन अपने थ्योरम में क्या बोले हैं कि बायोमेट्रिक थ्योरिज्म होती है। बायोमेट्रिक थ्योरी कहने का सेंस ये होता है कि जिस प्रकार से उसके जो मम्मी पापा होते हैं, है ना, उसके जो गुण और विशेषता होते हैं उसी प्रकार से क्या होते हैं उसके बच्चे में भी देखने को मिलता है। वही थ्योरी को हम समझने वाले हैं। गाल्टन ने क्या बोले हैं, इन्होंने ये बोले हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो संक्रमण होने वाले जो गुणों की सांख्यिकी अध्ययन किया गया है, इसमें इसके आधार पर क्या कहा गया है कि बालक को वंशानुक्रम की विरासत से मिलने वाले जो गुण केवल उसके माता पिता से ही नहीं मिलते हैं। अर्थात ये हुआ कि सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अगर उसके मम्मी पापा अगर गोरे हैं तो उसका जो बच्चा है वो भी क्या होगा, गोरा होगा। ऐसा नहीं कहना उचित नहीं होगा। अपितु ये होता है कि बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो उसके दादा दादी से या परदादा परदादी से या फिर अन्य पूर्वज जो होते हैं उससे भी प्राप्त होता है। तो यहाँ से पहला पॉइंट ये क्लियर होता है कि ठीक है, अगर वंशानुक्रम की बात की जाती है तब माता पिता जिस प्रकार होते हैं उस प्रकार से कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जिस प्रकार से उसके माता पिता उसी प्रकार से उसके बच्चे में भी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो पूर्वज है उस पूर्वज उसके दादा दादी हो गए, उसके परदादा हो गए, तो इस प्रकार से उसका जो गुण और विशेषता होते हैं वो सारे लक्षण भी होते हैं उस बच्चे में भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या आता है कि उनके अनुसार, किनके अनुसार, गाल्टन के अनुसार, इन्होंने क्या बोला है कि बालक में जो संक्रमण होने वाले गुणों की मात्रा होती है पीढ़ी दर पीढ़ी एक निश्चित अनुपात में हस्तांतरित होती है। ठीक है, कहा गया एक निश्चित अनुपात, एक निश्चित रेशियो में क्या होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, हस्तांतरित होते हैं। मतलब ये कहने का सेंस यहाँ पे ये हुआ कि जो गुणों की मात्रा की जाती है, दैट मीन्स ये हुआ कि उसके जो दादा दादी का जो गुण होगा वो जो गुण है उसके मम्मी पापा को मिलेगा, उसके मम्मी पापा का जो गुण मिलेगा उसके बच्चे में देखने को मिलेगा। मतलब जो गुण उसकी जो मात्रा होती है एक निश्चित अनुपात में क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, हस्तांतरित होते चले जाते हैं। नेक्स्ट इसी में इस चीज़ डायग्राम के अनुसार समझते हैं हम लोग। बहुत अच्छा मॉडल है जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि किस प्रकार से कितने रेशियो में जो है ना, जो जीव का किसी भी जीव की बात की जाती है तो उसमें कितने रेशियो में जो होते हैं, कितने अनुपात में जो है आपका गुण मात्रा देखने को मिलती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी जीव की बात की जा रही है, हाँ मम्मी पापा एक परिवार है ना, जिसमें क्या है मम्मी पापा है। ठीक है, एक तरफ क्या है पिता है, एक तरफ क्या होगा माता होगा, यहाँ पे क्या है माता होगा, एक तरफ क्या हो गया माता हो गया, है ना। तब पिता का अंश कितना हो गया, आधा हो गया, माता का अंश कितना हो गया, आधा हो गया। अब पिता के अंश के अंतर्गत क्या होगा, उसके दादा का जो अंश होगा वो क्या होगा, उसका आधा हो 1/4 होगा। उसी प्रकार से उसके दादी का जो अंश होगा 1/4 होगा। उसी प्रकार से क्या हुआ, दादा की बात की है तो दादा के परदादा जो हुए
उसका क्या 1/8 होगा। उसी प्रकार से उसके परदादी जो होगा 1/8 होगा। उसी प्रकार से क्या होंगे, दादी की बात की जाती है तो दादी का जो गुण मात्रा की बात की जाती है तो उसका जो परदादा होंगे उसका 1/8 होगा। उसी प्रकार से क्या होगा, परदादी का भी क्या होगा 1/8 होगा। तीसरी पिता का हो गया, ठीक है, ये पिता का हो गया। उसी प्रकार से क्या होगा, माता के भी देखने को मिलेगा, है ना। माता क्या 1/2 हुआ, ठीक है। उसी प्रकार से दादी का जो 1/4 हो गया, ये भी क्या हो गया, दादा दादी का क्या हो गया 1/4 हो गया। अब परदादा परदादी का बात कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको 1/8 और 1/8, ठीक है। तो एक रेशियो है ना, जो किसके द्वारा क्या कहा गया है, गाल्टन के अनुसार कहा गया है। जो गाल्टन का बायोमेट्रिक थ्योरम है, उस थ्योरम में ये बताया गया है कि किस प्रकार से, है ना, गुण मात्रा जो है आपस में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो डिवाइड हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे में क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर मम्मी पापा हैं तो मम्मी पापा का जो गुण हुआ वो बच्चे में मिले, और फिर उसके दादा दादी है, दादा दादी का जो गुण होते हैं उस बच्चे में मिलते हैं, उसके परदादा परदादी हुए वो भी क्या होते हैं उस बच्चे के गुण मिलते हैं। तो ये इस रेशियो में, है ना, इस रेशियो में क्या होता है, उसका एक अनुपात में उस बच्चे के अंदर उसका जो गुण है और मात्रा जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या कहा गया है कि सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है, इस क्या स्पष्ट होता है कि व्यक्ति की समस्त विशेषताएं उसे अपने माता पिता से ही नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब कहने मतलब है, कोई भी व्यक्ति की बात की जाती है तो कोई भी व्यक्ति में ऐसा नहीं है कि उसके माता पिता का जो गुण होता है सिर्फ वहीं से प्राप्त नहीं होता है, वरन कि साथ ही साथ क्या होता है कि उसके अपने जो पूर्वज होते हैं वहाँ से भी क्या होता है उसको प्राप्त होता है। जैसे क्या हो गया, जैसे जैसे क्या होते हैं पुरानी होती जाती है ना, उसका जो अंशदान होता है वो कम होता चला जाता है। अंशदान मतलब क्या, गुणसूत्र की बात की जा रही है। गुणसूत्र में क्या होते हैं, जो उसके गुण मात्रा होती है क्या होती है, धीरे धीरे क्या होते हैं वो कम होते चले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मम्मी पापा हो गए तो मम्मी पापा के जो गुणसूत्र है उसका 1/2 हो गया, ठीक है, 1/2 हो गया। लेकिन उसके अगर दादा दादी की बात करते हैं तो 1/4 हो गया। उसके परदादा की बात करते हैं, परदादी की बात करते हैं तो 1/8 हो गया। तो वही बात कहा गया है कि जो जैसे जैसे वो पुराने होते चले जाते हैं तो उसका जो अंशदान होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है कम होते चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यही कारण होता है, यही एक रीजन है, ठीक है, यही एक रीजन होता है कि अगर किसी के माता पिता मान लीजिए बुद्धिमान होते हैं तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि उसके जो संतान है ना वो भी बुद्धिमान होंगे। हो सकता है वो मंदबुद्धि का निकल जाए, क्यों कि उसके पूर्वज में हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मंदबुद्धि का होगा, जिस कारण से क्या होता है कि उसके माता पिता के जो बच्चे हैं ना वो मंदबुद्धि का हो सकते हैं, ठीक है। तो यही बात कहा गया है कि यदि अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स ये समझिए कि उसके पूर्वज का जो असर है ना उस बच्चे पर देखने को मिल सकता है। यदि उन दोनों के पूर्वजों में कोई मंदबुद्धि का रहा हो, है ना, कहने मतलब ये है कि माना ठीक है हम बात करते हैं कि अगर किसी मम्मी पापा की बात की जा रही है कि वो बुद्धिमान है तो उसका जो बच्चे हैं मंदबुद्धि का, ऐसा क्यों हो रहा है, हो सकता है कि दोनों का जो पूर्वज है उसमें से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मंदबुद्धि का होगा। उसी प्रकार से ये कह सकते हैं कि माता पिता अगर गोरे हैं तो उसका संतान क्या हो सकते हैं, काले हो सकते हैं, या फिर काले रंग के अगर माता या पिता दोनों में से कोई अगर एक है ना तो उसके जो पूर्वज हैं उनमें से क्या होते हैं उसको प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आप किसी के मम्मी पापा को देख के ये नहीं बोल सकते हैं कि उसका जो बच्चा किस तरह का निकलेगा, ठीक है। मतलब किसी के पेरेंट्स में अगर मम्मी और पापा दोनों का अंश मिल रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जिस प्रकार से उसके मम्मी पापा हैं उसी प्रकार से उसका बच्चा भी देखने को मिलेगा। हो सकता है उसके पूर्वज में जिस प्रकार का उसके गुण और विशेषता होंगे उस जो गुण और विशेषता जो है उस बच्चे को प्रभावित कर सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, वीजमैन के बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। वीजमैन कौन है, ये भी क्या है एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने भी क्या किया है कि वंशानुक्रम के बारे में काफ़ी डिटेल से अध्ययन किया है और उस अध्ययन के आधार पर क्या बताया है कि किस प्रकार से जो वंशानुक्रम है एक बच्चे को प्रभावित कर सकता है या वंशानुक्रम किस प्रकार से है ना एक प्रोसेस में आता है, ठीक है। तो वीजमैन ने क्या किया, स्पष्ट किए हैं कि स्त्री पुरुष का जो जीन्स होते हैं है ना उसका जो जाइगोट का जो निर्माण होता है ना उसे क्या होता है कि जो जाइगोट होते हैं वो दो प्रकार के कोष होते हैं। पहला क्या होता है शारीरिक कोष होता है और दूसरा क्या होता है आपका जीव कोष होता है, ठीक है। बॉडी सेल होता है और जर्म सेल होते हैं। तो दो प्रकार से क्या होता है इसका निर्माण होता है। किसके अनुसार कहा गया है, वीजमैन के अनुसार ये कहा गया है कि ठीक है स्त्री और पुरुष की बात की जाती है, उसके जो जीन होते हैं है ना वो दो प्रकार से क्या होते हैं उसका निर्माण होता है, उसका कोष का जो है निर्माण होता है, ठीक है। इसी में बात कहा गया है
कि जो जीव कोष होते हैं वो कभी नष्ट नहीं होते हैं। पहला चीज़ है कि जिसका जो जीव कोष होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, वो हस्तांतरित होते चला जाता है। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी क्या हो रहा है, वो हस्तांतरित या फिर होते चले जा रहे हैं। इस प्रकार से एक पीढ़ी का जो गुण है दूसरी पीढ़ी को मिलते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी में कि आधुनिक आलोचनाओं के अनुसार विभिन्न तरह की बातें निकल के आती है। तो मॉडर्न एज में जो हम बात करते हैं, नया युग की बात करते हैं, उसमें बहुत सारे आलोचनाओं के अनुसार क्या क्या आ गया है, जो वीजमैन का जो सिद्धांत है ना, वंशानुक्रम के संपूर्ण प्रक्रिया की व्याख्या संतोषजनक ढंग से नहीं करता। ठीक है, मैंने बहुत सारे इस मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस पर बहुत सारे अध्ययन हुआ, उस अध्ययन पे ये बताया गया है कि जो वीजमैन ने जो सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत के आधार पे ये व्याख्या नहीं हो सकता है ना, कि आप जो बता रहे हैं कि ठीक है पीढ़ी दर पीढ़ी जो उसका बीज, पीढ़ी दर पीढ़ी जो उसका जो कोष जो है वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र होते चला जा रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सही हो, है ना, ये संतोषजनक ढंग से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। अतः ये क्या है कि यह जो सिद्धांत है वो मान्य नहीं है। ठीक है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक क्या है इस चीज़ को मान्य नहीं समझते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्या, आपका मेंडल थ्योरम ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी के आधार का जो थ्योरम है, वो थ्योरम है जो मेंडल एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने क्या किया अपने थ्योरी में इस प्रकार से इसको डिफाइन किए। इन्होंने क्या किया, टमाटर को लेकर एक परीक्षण किए हैं। उस परीक्षण में क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ों को देखने को मिलता है। पहला चीज़ क्या हुआ कि जब इन्होंने एक परीक्षण किए, उस परीक्षण के सिद्धांत के आधार पर यह देखने को मिला जो हाइब्रिड एनिमल्स की बात की जाती है या फिर जीव अपने जो मौलिक रूप की और अग्रसर होते हैं, है ना, इस पर क्या किया इन्होंने एक परीक्षण किए। उस परीक्षण में क्या हुआ कि एक टमाटर पे किए हुए हैं, एक चूहे पे किए हुए हैं, दो तरह का परीक्षण इन्होंने किया है और उसके आधार पे ये देखने की कोशिश की है कि किस प्रकार से जो वंशानुक्रम है एक दूसरे से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। तो मेंडल हैं, उन्होंने बताए हैं कि एक छोटा सा और एक बड़ी दो प्रकार के टमाटर लिए एक समान संख्या में, ठीक है, लेने के बाद उसे बो दिए, है ना। उगने वाले जो टमाटर हैं वो सभी क्या है अपना हाइब्रिड स्पेसिस है, ठीक है, वो धीरे क्या हुआ हाइब्रिड हो गए, क्योंकि आपका क्या हुआ एक छोटा टमाटर लिए, एक बड़ा तरह का टमाटर लिए और दोनों की जो संख्या है वो समान रूप से लिए हुए हैं। तो क्या होगा एक हाइब्रिड रूप से क्या हुआ उसका नया जाति जो है वो निकल के आया। जो हाइब्रिड स्पेसिस से जो निकल के आए, है ना, वो फिर क्या हुआ उसको फिर बोया गया। अगेन जब बोया गया, है ना, तो उससे जो उत्पन्न होने वाले उससे जो उत्पन्न हुआ, है ना, वो भी क्या हुआ विशुद्धता भी देखने को मिली। बहुत सारे टमाटर जो है विशुद्धता भी देखने को मिली। और जो हाइब्रिड जो है वो दोनों प्रकार से देखने की प्रोसेस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी बात में ये कहा गया है कि ठीक है अगर आप एक छोटा टमाटर लिए एक बड़ा टमाटर लिए, ठीक है, पहला चीज़ क्या है इसका परीक्षण दो गो है, एक टमाटर पे एक चूहा पर है। तभी डिस्कस क्या करें टमाटर वाले पार्ट पे कि एक छोटा टमाटर ले लिए एक बड़ा टमाटर ले लिए, आपस में क्या किए उसको मिला दिए। मिलाने के बाद क्या हुआ एक हैबिट बना, ठीक है, जो हैबिट जीव बने, है ना, वर्ण संकरण जो जीव बने, है ना, उसमें क्या हुआ बहुत सारे ऐसे जो नष्ट भी हो गए, बहुत सारे ऐसे जो नए तरह से उत्पन्न भी होते चले गए। तो ये चीज़ जो है बार बार उसमें रिपीटेड होते चला गया। ठीक है, नया हुआ फिर उसको बोए, फिर नया हुआ फिर उसको बोए। तो इस तरह से क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें जो है निकल के सामने आई। ठीक है, तो जो सामने आई उसका जो रिजल्ट है उस प्रकार से हम लोग देखने को मिलता है। ये पूरा प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है इस मॉडल के आधार पे पूरा प्रोसेस को समझ सकते हैं। एक बड़ी टमाटर हुआ एक छोटी टमाटर हुआ, इससे क्या हुआ एक हाइब्रिड जो टमाटर वो बन के निकल के आए। इसमें क्या हुआ कि शुद्ध बड़ी टमाटर जो है 20% देखने को मिला, बड़ी जो हाइब्रिड टमाटर बने वो 50% देखने को मिला और शुद्ध जो छोटी टमाटर जो हुआ वो 25% देखने को मिला। टोटल कितना हो गया आपका 100%। उसी प्रकार से जब इसको आगे बढ़ाया गया फिर से जो क्या गया बोया गया, तो उसी प्रकार से फिर वो 25%, है ना, ये भी 50%, ये भी क्या हुआ 25%। तो 25%, 50%, 25%, अगेन फिर इसको बोया गया तो फिर 25%, 50% और फिर 25%। तो इस प्रकार से क्या हुआ ये कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता रहा। तो लास्ट में यह निष्कर्ष निकला। निष्कर्ष क्या निकला कि जो भी आपका जो गुण सुप्त गुण होते हैं, ठीक है, उस पर क्या होता है दाब दिया जाता है। जो सुप्त गुण होते हैं उसमें क्या होता है धीरे क्या होता है उसके जो क्वालिटी है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल जाता है। इसका जो निष्कर्ष है वही निकल के आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं चूहे का जो प्रयोग हुआ उसमें बात करते हैं। ये भी क्या हुआ
मेंडल के अनुसार किया गया। मेंडल कौन? मनोवैज्ञानिक है जो, इन्होंने क्या किया, एक सफ़ेद और एक काले रंग के जो चूहे लिए, उसके साथ में क्या किया, एक परीक्षण किए। ठीक है, चूहे के जो बच्चे हैं पैदा हुए वे फिर सभी जो है काले रंग के हो गए। अब सफ़ेद था और काला था तो काले रंग के हो गए। अब फिर उसमें क्या हुआ, हाइब्रिड हुआ, तो हाइब्रिड जो काले चूहे हुए एक साथ रखे गए, है ना, उसके जो उत्पत्ति हुई, है ना, उत्पत्ति में क्या हुआ कि काले चूहे और सफ़ेद दोनों तरह के जो रंग है देखने को मिला। ठीक है, अब काले और सफ़ेद चूहे का जो अनुपात है वो किस रेशियो मिल रहा है, 3:1। ठीक है, 3:1 रेशियो में ये देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से क्या हुआ, ये बार बार जब दोहराते चले गए, है ना, तो कुछ न कुछ क्या हुआ, अलग अलग तरीके से ये आपको उत्पत्ति देखने को मिलता है। लेकिन जो भी आपको देखने को मिल रहा है वो क्या हो रहा है, आपका काले जो है 3 है और सफ़ेद क्या है, ये आपका 1, दोनों प्रकार के जो बच्चे हैं उत्पन्न होते जा रहे हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकला, इस परीक्षण का जो निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि जो नर और मादा का जो गुण सूत्र में से, है ना, कुछ तो व्यक्त और कुछ जो है सुपुत्र रूप से होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो नर और मादा जो दो तरह के जो आपका धीरे धीरे जो चूहे जो निर्माण होते चले गए, है ना, उसकी जो उत्पत्ति होती चली गई, जन्म जो होते चला गया, उसमें क्या हुआ कि एक पहला से क्या हुआ, जो व्यक्त हुआ, ठीक है, एक क्या हुआ आपका सुप्त हुआ, दोनों रूप से देखने को मिला। तो व्यक्त गुण जो हुए, है ना, वो अभाव से सुप्त गुण प्रधान हो जाते हैं। जो व्यक्त गुण हुए वो क्या हुए कि किसी के अभाव से क्या हुआ, वो सुप्त गुण में क्या हुए, वो धीरे धीरे क्या हुआ, परिवर्तन होते चला गया। ठीक है, उसमें क्या हुआ, ज़्यादा प्रधानता किसको मिली, है ना, इस चीज़ को मिली। अब मेंडल के नियम के अनुसार जो मुख्य रूप से यह देखने को मिला कि लॉ ऑफ रिग्रेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरह का जो आपका परीक्षण हुआ, इस परीक्षण का कहा गया है कि इस मेंडल के नियम के अनुसार कि आपका लॉ ऑफ रिग्रेशन है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है, इस मॉडल के बेस पे आप समझ सकते हैं। पहला चीज़ क्या हुआ कि काले चूहे, दूसरा क्या हुआ, काले चूहे, है ना, दोनों काले चूहे को मिलाया गया, तो यहाँ से क्या हुआ, काले चूहे निकला, काला चूहा निकला, यहाँ से भी क्या हुआ, काला चूहा निकला, फिर क्या हुआ, आपका सफ़ेद चूहा भी निकल के आया। फिर अब काले चूहे और काले चूहे को फिर से मिलाया गया, है ना, तो क्या हुआ, काले चूहे जो है 25% और काले चूहे 25%, काले चूहे 25% और ये भी क्या हुआ, सफ़ेद चूहा जो 25% देखने को मिला। अब काले चूहे जो 25% है उसमें जब मिलाया गया तो क्या हुआ, आपका 100% बन गया, और यहाँ पर जो सफ़ेद चूहे को जो 25% मिलाया गया तो यहाँ से क्या हो गया, आपका 100% बन गया। लेकिन जब इस प्रोसेस को हम लोग कर रहे हैं, इस प्रोसेस को जब हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ से क्या हुआ कि 50% देखने को मिल रहा है। दोनों आपस में काले चूहे और काले चूहे के जो 25% मिलाया गया, इसमें क्या हुआ, आपका 50% देखने को मिलता है। और जब इसको मिलाने के बाद फिर क्या हुआ कि काले चूहे जो 25% हो गए, और यहाँ पे काले चूहे हो गए, ये भी काले चूहे हो गए, और यहाँ पे क्या हो गया, आपका सफ़ेद जो चूहे हैं वो भी 25% देखने को मिल रहा है। जब यहाँ पर देखते हैं कि काले चूहे जब 25% है, और जब काले चूहे और काले चूहे को आपस में जब मिलाया गया, ठीक है, तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 25% मिला रहे हैं, तो क्या हुआ, आपका 50% हो गया, और यहाँ पे जब दोनों मिलाने के बाद क्या हुआ, ये आपका 75% देखने को मिलता है। तो पूरा ये प्रोसेस है। ठीक है, इसमें बार बार जो परीक्षण किया गया, इस परीक्षण में किस प्रकार से आपका रिजल्ट निकल के सामने आते चला गया, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से बताया गया है। आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं कि वर्तमान में ही सिद्धांत का अपेक्षाकृत अधिक मान प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब कहने मतलब ये है कि वर्तमान समय में जो ये सिद्धांत है, जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, ठीक है, ये जो सिद्धांत निकल के आया है, इसका जो मान्य है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अपितु जो मेंडल ने जो प्रतिशत निश्चित किए हैं, है ना, वह सब मनुष्यों पर लागू नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ समझ के आ सकते हैं। जो टमाटर वाला उदाहरण दिया गया था, चूहे वाला जो उदाहरण दिया गया था, तो चूहे वाला जो उदाहरण दिया गया था, ठीक है, ये मान्य है, लेकिन कुछ ज़रूरी नहीं है कि जब आप चूहे पे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट आप मनुष्य पर करेंगे, है ना, फिर मनुष्य पर क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, लागू नहीं होती है। ठीक है, तो पैतृकता के जो संयोग पर जो निर्भर करता है ना, जो किसी विशेष क्रम में नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ क्या हुआ, साफ साफ इस चीज़ को बताया गया है। आप नेक्स्ट बात करते हैं क्या, विकासवाद का सिद्धांत। ठीक है, आप बात करते हैं जो वंशानुक्रम के अंतर्गत क्या होते हैं, विकासवाद की बात की जाती है, उसकी सिद्धांत के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। उसमें क्या है, कहा गया पहला पॉइंट
कि इसे अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या? अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। इस चीज़ नोट कीजिएगा, है ना, कि विकास के सिद्धांत के अंतर्गत क्या है कि इसको इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। किस प्रकार से जो गुण है वो अर्जित होते हैं। जीव वैज्ञानिक लेमार्क के अनुसार, कौन है? लेमार्क। लेमार्क के अनुसार कहा गया है कि प्राणी की कुछ आंतरिक उत्तेजना होती है ना, जो उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है और ऐसे करने में वह अपनी स्वाभाविक आदतों को पर्यावरण के अनुकूल कर लेते हैं तथा अपनी शारीरिक रचना में बदलाव ले आते हैं और इस शारीरिक परिवर्तन को वह अगली पीढ़ी में हस्तांतरित कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका सिद्धांत है विकास का सिद्धांत, ठीक है, अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत जो है, इसमें ये कहा गया है कि जो जीव वैज्ञानिक है, किसने? लेमार्क, इन्होंने ये बताया है कि ठीक है, आपस में क्या होते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्राणी होते हैं, कुछ ऐसे प्राणी भी होते हैं जो आंतरिक उत्तेजना होते हैं। ठीक है, इस कारण से क्या होते हैं, उससे वो संतुष्ट हो जाते हैं। इस कारण से क्या होता है, उसके जो स्वभाव होते हैं, उसके जो आदतें होते हैं, उसमें क्या होते हैं कि पर्यावरण के अनुसार, है ना, अपने आप को क्या करते हैं, अनुकूलित बना लेते हैं। धीरे धीरे क्या होते हैं, उसमें बहुत सारी चेंजिंग देखने को मिलती है। जो शारीरिक रचना होती है काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो जाते हैं, जिस कारण से क्या होते हैं कि जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, वो हस्तांतरित होते चले जाते हैं। कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि माता पिता जो है ठीक है, जो उसका जो वंशानुक्रम की बात की जा रही है, माता पिता का जो विशेष जो गुण होते हैं, उसकी विशेषता होती है, वो बच्चे में मिला। ठीक है, अब बच्चे क्या हुआ, जिस प्रकार के इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसका जिस प्रकार से ग्रोथ हो रहा है और विकास हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ से सीख रहा है और अपने आप को बहुत ज़्यादा वो परिवर्तित कर लिया। जब वो परिवर्तित कर लिया तो उसके जो बच्चे होंगे, ठीक है, वो बच्चे जो है उस प्रकार से परिवर्तित होके उस तरह की चीज़ें फिर उस बच्चे में अंतर्गत आ जाता है। वही बात कहा गया कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, ये हस्तांतरित होता है। और जो भी शारीरिक रचना होते हैं वो जो पर्यावरण के अनुकूल क्या होता है, जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन में क्या होता है, शारीरिक रचना जो है वो बदल जाता है। अब बदलने के बाद क्या होता है, जो भी परिवर्तन हो रहा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करते चले जाते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया है कि इस प्रक्रिया में जो प्रोसेस हो रहा है, उस प्रक्रिया में कि शरीर का कई अंग अपेक्षाकृत विकसित हो जाता है तथा कोई अंग विलुप्त हो जाता है। ठीक है, अब ये प्रोसेस हो रहा है ना, आपका शारीरिक रचना की बात की जा रही है, तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे जो बॉडी के बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो विकसित हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे अंग भी हैं जो विलुप्त हो जाते हैं, मतलब धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि नई पीढ़ियों के बाद नई प्रकार की प्रजाति का विकास होता है। ठीक है, इसके समर्थ में उन्होंने जिराफ का उदाहरण दिया। किसका? जिराफ का। जिराफ जो है ना एक प्राणी है, ठीक है, एक जीव है, जिसके बारे में उदाहरण दिया है कि उन्होंने बताया है कि जो जिराफ का जो गर्दन होता है पहले घोड़े की तरह ही थी। ठीक है, जो जिराफ का जो गर्दन है पहले क्या होता है, घोड़ा का जो गर्दन छोटा होता है उसी प्रकार से क्या होता है, जिराफ का गर्दन बड़ा होता है। लेकिन पहले क्या होता था कि जिराफ का जो गर्दन होता था वो छोटा होता था। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या है, इसमें बहुत सारी परिवर्तन होते चले गए और जो घोड़ा जो है वो धीरे धीरे क्या हुआ, जिराफ की तरह से उसका गर्दन क्या हुआ, लंबा होते चला गया। लेकिन पेड़ों की जो पत्तियों की शाखें की बात की जाती है ना, उसकी तरह से क्या हुआ कि उसका गर्दन जो है पीढ़ी दर पीढ़ी से क्या हुआ, लंबी होती चली गई। ठीक है, ये एक इसका उदाहरण है जिसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से जो शरीर की रचना होती है उससे किस प्रकार से परिवर्तन होता है। जो परिवर्तन का मेन जो रीजन होता है क्या होता है, पर्यावरण होता है, वातावरण होता है। ठीक है, जहाँ पे जिस प्रकार से वो रहता है धीरे धीरे क्या होते हैं, उसमें धीरे धीरे क्या परिवर्तित होते चला जाता है। और बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो क्या होता है अपेक्षाकृत विकसित होते हैं, बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो विलुप्त होते चले जाते हैं। तो ये आपका तुरंत नहीं होता है ना, इसमें हज़ारों साल 500 साल तक ऐसा प्रोसेस होता है, तब धीरे धीरे क्या होते हैं, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो विकासवाद की बात की जा रही है ना, विकासवाद के सिद्धांत की बात की जाती है, किस प्रकार से है ना नए जो शरीर का रचना किस प्रकार से आपस में चेंज होते जा रहे हैं, इसमें कौन कौन चीज़ें से देखने को मिलती है। तो वही बात कहा गया है कि शरीर का जो रचना होती है, शरीर की रचना में विभिन्न तरह की चीज़ें जो है आपस में क्या होते हैं, बढ़ते भी और घटते भी हैं।
है ना, उसका जो होता है स्पेस, उसका जो बनावट होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन होते चला जाता है। तो इसमें एक बात यहाँ नोटिस करने वाली बात ये होती है कि वंश अनुक्रम तो प्रभावित करता ही करता है, लेकिन जो वातावरण होते हैं वो भी क्या होते हैं, उसको प्रभावित कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट इसी में आता है डार्विन। डार्विन के अनुसार क्या कहा गया है, विकासवाद के सिद्धांत के आधार पे जो बात की जाती है, इसमें डार्विन के अनुसार क्या कहा गया है कि वे ही प्राणी जीवित रह पाते हैं जिनमें पर्यावरण के साथ संघर्ष करने की क्षमता होती है। ठीक है, अब कोई भी जीव है, कोई भी प्राणी है, क्या होते हैं, पर्यावरण में रहते हैं, तो पर्यावरण में विभिन्न तरह की चीज़ें होती है ना, और उसमें जो संघर्ष करते हैं, उसमें जो जीने का जो चाहत होती है ना, वो क्या होते हैं, धीरे अगर बढ़ती है, धीरे क्या होते हैं, उस समय क्या होते हैं, जो भी उसका पर्यावरण में जो प्रभाव देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं उस प्राणी में प्रभावित उसको करता है। तो वही बात कहा गया है। ठीक है, अगर बात करते हैं विकासवाद की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं कि किस प्रकार से जो शारीरिक रचना में परिवर्तन हो रहा है ना, उसमें डार्विन जो है उन्होंने क्या बताया कि जैसे अगर कोई जीव जो है, कोई प्राणी है, अगर जीवित रह पाते हैं, ठीक है, तो उसका जो मेन बात करते हैं पर्यावरण का, जिस जगह पे रहता है, जिस वातावरण में रहता है, उसमें संघर्ष करने की क्षमता भी होती है। डार्विन के अनुसार क्या कहा गया है कि प्राणी जीवन रक्षा के लिए जिन गुणों को अर्जित करता है, वे गुण अगले पीढ़ी के में संक्रमित हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि एक परिवार मतलब माता पिता और उसका बच्चे, आपसे एक परिवार का जो बच्चा हुआ, वो बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है, जिस तरह की चीज़ों को सीख रहा है, वो सीखने वाला जो भी चीज़ को सीखता है, उसके गुण में जिस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, वो सारे जो गुण हैं वो नेक्स्ट अपने जब उसके जो नया पीढ़ी बनेगा, उस पीढ़ी में क्या होगा, उसको हस्तांतरित करते चला जाएगा। तो ये बात की जा रही है क्या कि किसी भी परिवार में किस प्रकार से उसके गुण और विशेषता की बात की जा रही है, किस प्रकार से डेवलप हो रहा है। ठीक है, किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो है गुण और विशेषता की बात की जाती है, दूसरे को दिया जा रहा है, और उसमें जो गुण और विशेषता किस प्रकार से परिवर्तित होती चली जा रही है, इसके बारे में बात की जा रही है कि किस प्रकार से हम किसी भी परिवार की गुण विशेषता को देखते हैं। तो उसके बच्चे अगर टैलेंटेड है, इसका मतलब हुआ उसके जब बच्चे टैलेंटेड हो, उसके जब बच्चे होंगे वो भी क्या होंगे, टैलेंटेड होंगे, और उसके जो बच्चे होंगे वो भी क्या होंगे, टैलेंटेड होने की संभावना बनती है। तो जो भी चीज़ को बच्चे सीखते हैं अपने पूरे लाइफ में, जो भी चीज़ को सीखता है, तो धीरे क्या होता है कि अपने नए पीढ़ी को क्या करते हैं, उसको हस्तांतरित करते चले जाते हैं। उसके जो गुण होते हैं, वो सारे गुण जो होते हैं नई पीढ़ी में क्या होते हैं, उसको ट्रांसफ़र करते चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्या विकासवाद के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा क्या, मैकडूगल इन्होंने क्या बताया है कि चूहों पर एक परीक्षण किया। ठीक है, पहला चीज़ क्या है, मैकडूगल ने क्या बोले कि ठीक है हम ऐसा करते हैं, एक चूहे पे परीक्षण करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक चूहे पे परीक्षण किया, उन्होंने कुछ चूहे को तालाब में छोड़ दिया। ठीक है, कुछ चूहा ऐसा है जो तालाब में छोड़ दिया, जिससे निकलने का जो है 2 मार्ग रखे थे। ठीक है, एक जो है प्रकाश में था और दूसरा जो था अंधकार में था। ठीक है, अब क्या किया कि जो कुछ चूहे जो है उसको तालाब में छोड़ दिया गया। ठीक है, तो वहाँ पे निकलने का जो 2 मार्ग रखा गया। ठीक है, 2 मार्ग जो रखा गया, तो कुछ जो है जो मार्ग है वो प्रकाश में था और कुछ जो मार्ग है वो क्या था, अंधेरा में था। ठीक है, तो प्रकाश वाले जो रास्ते थे, है ना, उसमें एक बिजली का तार भी लगाया गया। ठीक है, जब बिजली का तार लगाया गया तो इससे क्या हुआ था, बच्चे जब चूहे जो है उस रास्ते से गुजरते थे तो उसको जो है उस चूहा को वहाँ से झटका लगता था। ये पूरा प्रोसेस है, किस प्रकार से परीक्षण किया गया है। और चूहे जो है प्रकाशित मार्ग से निकलने का प्रयास करते थे, अपितु जब बिजली का जब झटका लगता था तो उससे काफ़ी ज़्यादा घबराहट होती थी। और दूसरा जो मार्ग था वो क्या था, खो मार्ग का जो है खोजने का प्रयास करने लगता था। ठीक है, अब क्या होता था कि जब झटका लगता था तो वहाँ से क्या होता था, दूसरा जो मार्ग होता था, है ना, उसको खोजने के प्रयास कर लेता था। ठीक है, यहाँ पे हम इस मार्ग में जा रहे हैं तो यहाँ बिजली का जो करंट है उसको लग रहा है, तो कोशिश करता था कोई दूसरा रास्ता निकल जाए, है ना, जहाँ से हम निकल सकें। तो ये बात कहा गया है कि दूसरा जो मार्ग जो बना हुआ था, दूसरा जो रास्ता बना हुआ था, वो क्या था, आपका खोजने का प्रयास उसको करने लगा। तो दूसरा मार्ग में क्या था, आपका अंधकार था। ठीक है, अंधेरा था, है ना।
बगैर क्या था वो सुरक्षित था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। उसमें क्या था आपका करंट उसमें फ्लो नहीं किया गया था। पहला मार्ग में क्या था, जहाँ प्रकाश था वहाँ पे करंट फ्लो किया गया था। दूसरे मार्ग में क्या था, आपका अंधकार था, वहाँ पे करंट जो है फ्लो नहीं किया गया था। तो सुरक्षित मार्ग से निकलने का जो परीक्षण जो है प्रथम पीढ़ी जो है पीढ़ी के जो चूहे हैं लगभग 165 बार जो है गलती कर चुके थे। ठीक है, तब बात यह है कि परीक्षण होने के बाद क्या हुआ कि जो प्रथम जो पीढ़ी है उन्होंने क्या हुआ इस चीज़ को सीखा, है ना, कि किस प्रकार से अगर एक रास्ते में अगर तकलीफ है तो दूसरे रास्ता किस प्रकार से खोजा जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या क्या सीखा, ऐसी सीखने में, है ना, लगभग क्या 165 जो चूहे जो है बहुत तरह की गलतियाँ कर चुके थे। ठीक है, जबकि जो चूहे की जो 23वीं जो पीढ़ी थी, है ना, तो वो क्या सुरक्षित मार्ग चुनने में क्या हुआ कि 25 बार जो है गलतियां कर चुके थे। ठीक है, बात की जा रही पीढ़ी का 23वां जो पीढ़ी है उन्होंने क्या किया कि सुरक्षित मार्ग चुन लिया, लेकिन चुनने में क्या हुआ उसको 25 बार जो है ये गलतियां कर चुका था। अतः ये कह सकते हैं कि यह जो प्रयोग है यह प्रमाणित करता है कि अर्जित जो गुण है ना, वो क्या होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं हस्तांतरित करते चले जाते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर ये होता है कि जो चीज़ को हम सीखते हैं, है ना, जो चीज़ को हम सीखते हैं वो अगले पीढ़ी को देते हैं। कहने का सेंस यहाँ पे ये है, इस जो परीक्षण किया गया, ये जो परीक्षण जो आपका मिला किसके द्वारा, मैकडूगल के द्वारा। तो मैकडूगल ने जो परीक्षण किया, इस परीक्षण में ये साबित होता है कि ठीक है, अगर हम जो चूहे पर परीक्षण किया गया तो इसमें क्या हुआ कि जिस तरह का इन्वायरमेंट में जो व्यक्ति सीखता है, नया चीज़ को सीखता है, वो क्या करता है कि अपने नए जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को अगले ट्रांसफ़र करते चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्या, विजमैन। जो मनोवैज्ञानिक जो विजमैन थे, इन्होंने जो चूहे का जो प्रयोग किया था, इसे प्रमाणित किया जाता है कि माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में जो अर्जित गुण होते हैं वो क्या होते हैं हस्तांतरित करते चले जाते हैं। ठीक है, साथ में क्या होते हैं कि जो संतान उसकी जो संतान होती है ना, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा देखने को ये मिलता है कि किस प्रकार से अपने गुण जो है एक गुण को दूसरे मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से हस्तांतरित करते चला जाता है। बात समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग, जो विजमैन है, इन्होंने क्या किया कि कुछ चूहे का जो पूँछ काट दिए। ठीक है, जब पूँछ काट दिए तो उसी तरह से क्या हुआ कि कई पीढ़ी तक जो है चूहे का जो पूँछ है वो काटते चले गए। ठीक है, अब सर एक समय ऐसा हुआ कि जो चूहे का जो पूँछ है वो पैदा ही नहीं होने लगा, है ना। जब पैदा नहीं होने लगा तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि किस प्रकार से जो उसका उपमार्जित गुण जो है वो किस प्रकार से हस्तांतरित जो है जो होते चला जाता है और उसके जो संतान में वो चीज़ नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं इसी पॉइंट में। अब सारे जो है विकासवाद का सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग देखने को मिल रहा है। जो डार्विन के बाद डिस्कस किए थे, विजमैन के बारे में डिस्कस किए थे, दोनों जो प्रयोग है इसे स्पष्ट होता है कि जो गुण है ना, जो गुण है वे पहले पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं, जिसका जीवन के लिए संघर्ष करते समय जो बीज गुण जो प्रभाव डालता है, और जो अर्जित बीज गुण है उसका जो प्रभाव नहीं डाल पाते हैं और वो हस्तांतरित नहीं होते हैं। ठीक है, पहला चीज़ ये है कि जो गुण है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हस्तांतरित होता है, लेकिन जो जीवन में जितना भी संघर्ष करता है, जो भी संघर्ष होता है वो क्या होता है, बीज गुण क्या होता है उससे प्रभावित होते हैं। और जो अर्जित बीज गुण होते हैं, अर्जित बीज गुण कहने का मतलब ये हुआ कि जो एक दूसरे से क्या होते हैं कि अर्जित किया हुआ जो बीज गुण होता है तो वो क्या होता है उससे प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ था, पूँछ काटने की बात की जाती थी, है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पीछ काटते करते कोई ज़रूरी नहीं है कि उससे नेक्स्ट जो है आपको इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेगी। यही कारण है कि परिवार में सीखी हुई भाषा का संक्रमण नई पीढ़ी में नहीं होता। ठीक है, ये एक रीजन है जिस कारण से क्या होते हैं कि एक परिवार में जो सीखी हुई भाषा होती है वो नेक्स्ट परिवार को नहीं मिल पाता है। भाषा प्रत्येक पीढ़ी में नए सिरे से सीखनी पड़ती है। ठीक है, जैसे होता है ना कि जो बच्चा जो जन्म होता है, जैसे मान लें कि हम लोग जो है अगर हिंदी बोल रहे हैं तो हमारे जो बच्चे होते हैं वो जन्म हुए तो क्या हुआ कि उसको नए तरीके से उस भाषा को सीखना पड़ेगा।
ठीक है। वो फिर से क्या होगा, वो सारी चीज़ें जो हम लोग बोल रहे हैं क्या होता है, बच्चे को सारी चीज़ों को सिखाना होता है। तो इस तरह से हम ये समझिए कि किस प्रकार से जो वंशानुक्रम है, वंशानुक्रम में किस तरह का प्रोसेस होता है, किस तरह से जो होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस तरह से हस्तांतरित होता है, किस प्रकार से उसको बीज गुण होते हैं, उसके जो विशेषता होती है ना, उसके जो गुण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से ट्रांसफ़र होता चला जाता है ना। इस सभी के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कशन किए। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, अपने ग्रुप के साथ में शेयर करें, जिससे कि और भी जो बच्चे बीएड का तैयारी कर रहे हैं या फिर डीएलएड का तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो उसको हेल्प मिल सके।